अपने अल्फाज के गुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाए? ताजिका साहब कब रिटायर हो रहे हैं और नया चीफ जो है आर्मी का वो कब आ रहा है। हर कोई जो है वो बावर्ची बन सकता है, हाँ। शेफ बनना बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग भी चारों अपने ओन पे गए, हमने प्लान किया कि नहीं हमें जाना है, हमें किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। सर को कवर करके रखा जाए, गीला कपड़ा रखना इतना जरूरी नहीं है। आपको शहवार केमिकल्स की शेयर खरीदने चाहिए, पता है आपको? वो हुमायूं सईद ने एक ड्रामे में खरीदे थे, करोड़पति बन गए थे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। और नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम खान और आज की बड़ी खूबसूरत सुबह है, हफ्ते का आखिरी दिन है। आपसे मुलाकात का यकीनन हम कोशिश करेंगे कि पूरे हफ्ते में अफशीन जो भी हैपनिंग्स हुई हैं आज अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करें। तो बताइए आज प्रोग्राम का आगाज़ आप कैसे करने वाली हैं? जी, प्रोग्राम के आगाज़ करते हैं एक बहुत अच्छी बात के साथ। हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये बात किसी को बताना नहीं, मगर शेख सादी का मशहूर कौल है कि इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर उससे ये कहा जाए कि किसी को बताना नहीं, ये किसी को कहना नहीं, क्योंकि अपने अल्फाज के गुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाए। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त बनाएं ताकि मुश्किल वक्त में वो आपके काम आ सके। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और यकीनन ये चुगली के ज़मरे में भी आ जाता है कि भाई आप किसी से काना फूसी करें और फिर उसे आगे कहते हैं कि भैया आगे मत बढ़ाना ये बात, क्योंकि पर का कौवा बनते ज़्यादा देर नहीं लगती है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की जानिब। 18 माह की हुकूमत से मुतालिक फिच रिपोर्ट की पेशगोई पर ख्वाजा आसिफ के बयान पर सियासी बेचैनी। PTI की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना कर सका। अलबत्ता मियाँ साहब ने इत्तेहादी जमातों से राब्ते का फैसला कर लिया। कराची में गर्मी और हब्स के बायस 3 रोज में 250 से जायद अमवात। डॉक्टर्स की शहरियों से एहतियात की अपील। शहर कायद के मौसम में इंतहाई तब्दीली की वजूहात क्या हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नामुनासिब मौशी हालात में CPEC का मुस्तकबिल सवालिया निशान। कर्जों का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ, कमर तोड़ महंगाई, IPPs वाजिबुल अदायगियाँ। क्या हुकूमत के लिए CPEC को रवा दवा रखना आसान होगा, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तानियों के खानों की लज्जत में मलेशियन जजेस भी गर्दीदा। बैटल ऑफ शेफ में 2 सोने के और कांसी के तमगे पाकिस्तान के नाम। आयशा अली और फातिमा आज दुनिया बोल के होंगे मेहमान। और आगाज करेंगे आज की बड़ी खबर से। जल्द कोई आईनी ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, सिस्टम डीरेल नहीं होने देंगे, मज़ाहमत करेंगे, दिफा करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ डट गए। इंटरव्यू में कहा कि हालात परेशान कुन हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल है, जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं अदलिया भी है, लेकिन मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन में सूरत हाल वाजे हो जाएगी। सरगोशियां हो रही हैं कि इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरखास्त लगेगी। जी हाँ बिल्कुल, वजीर दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई सानी है कि फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। और आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी ECP और लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी है और बताया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी का हक रखता है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हल भी ले लिया और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जस्ट साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी ये जो फिच की रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया 18 महीने में जो है वो हुकूमत चली जाएगी, फिर टेक्नोक्रेट का जो है वो सेटअप आ जाएगा और बड़ा ही इसको एक ऑथेंटिसिटी के साथ बयान किया गया है, क्योंकि जो फ्रेम ऑफ टाइम दिया गया है और जो इवेंट्स बताए जा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि बड़े कोई प्रेडिक्टेड तो हम उसे कहेंगे नहीं, एक स्क्रिप्टेड कहा जा सकता है अलबत्ता कि हाँ ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की क्या ऑथेंटिकेशन है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, जो सेटअप चल रहा है उसमें? देखिए, इस तरह की रिपोर्ट्स तो आती जाती रहती हैं, ये तो काइट फ्लाइंग है। और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में जहाँ पे अफरा तफरी मची होती है सियासी मैदान में, तो उसमें हर एक आदमी अपना कुछ ना कुछ अपने व्यूज़ बयान करता है और ये सभी ये लोग कहते हैं कभी ये हो जाएगा कभी वो हो जाएगा, क्योंकि कोई सिस्टम तो यहाँ है नहीं ना जिस तरह दूसरी दुनिया के मुल्कों में डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है
एक इलेक्शन हारता है, दूसरा उसको मुबारकबाद देता है जो जीत जाता है, और फिर आप देखिए क्या हुआ इंग्लैंड में, स्वीपिंग मेजॉरिटी मिली लेबर को, और लेबर दूसरे दिन हुकूमत में बैठ गई और वो कंजर्वेटिव ने उनको मुबारकबाद दिया। यहाँ तो ये होता है कि हमें हुकूमत मिले तो ठीक है, किसी और को ना मिले। और ये जब इस तरह की अफरा तफरी होती है तो उस सूरत में हर एक आदमी अपने अपने व्यूज देता है। ये जो अभी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं इसके कोई मायने नहीं है, ये एक स्पेकुलेशन है, और वो स्पेकुलेशन बेस्ड इस पर है कि ताजवीका साहब कब रिटायर हो रहे हैं और नया चीफ जो है आर्मी का वो कब आ रहा है, उस पर बेस्ड है। तो अच्छा जी, स्पेकुलेशन की बुनियाद पर कोई खबर कैसे चल सकती है और इसकी क्या मुसद्दिका हकीकत है? उससे कुछ नहीं होता, आप स्पेकुलेशन करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? चलो ठीक है। जिस तरह स्पेकुलेशन थी वो ट्रंप का मामला था, जब ट्रंप इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ था, लोगों ने कहा कि ट्रंप का कोई चांस नहीं है, लेकिन देखिए ट्रंप ने कान में गोली लगवा करके वो फिर आ गया मैदान। वो तो सर इस वक्त बाइडन के लिए भी जो है वो उनके अपने सेक्टर से ही जो है लोगों ने कह दिया है कि बाइडन को भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। एज फैक्टर भी है, दूसरे डायमेंशिया का भी जो है वो सुनने में आया है, अलबत्ता अभी तक कोई इसकी तस्दीक नहीं है। लेकिन अच्छा चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि स्पेकुलेशन है, अगर टेक्नोक्रेट सेटअप आता है तो उसकी आईनी हैसियत क्या होती है और वो किस तरीके से जो है वो अमल में आ सकता है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसकी कोई प्रोविजन नहीं है कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ सके, इसकी कोई प्रोविजन नहीं। सिर्फ ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो इमरजेंसी लगा सकती है, उसकी प्रोविजन है। तो उससे इमरजेंसी से ये होता है कि असेंबली की जो मियाद है वो 1 साल इंक्रीज हो सकती है, ये पॉसिबल है। लेकिन उसको उसके लिए दोनों हाउसेज में जाना होता है, और उसमें जो ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हुक्म दे सकता है किस तरह से हुकूमत चले। अच्छा जज साहब, जब यहाँ पर बात यह आ जाती है कि जी इसकी आइन में कोई हैसियत नहीं है, तो ये लगभग देखा गया है कि हर गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर ये एक आवाज़ आती है कि जी टेक्नोक्रेट सेटअप आना चाहिए। जब ये गैर आइनी है और आइन में इसकी कोई मतलब अगर आइन में हैसियत नहीं है तो यकीनन ये गैर आइनी है, और अगर एक गैर आइनी चीज़ है तो इसकी इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन किस बेसिस पे की जाती है? क्या ये अपोजिशन पार्टी को डराने के हथकंडे हैं, या ये इसकी क्या वजूहात क्या होती हैं बेसिकली? इसकी वजूहात बड़ा सिंपल है। इसकी वजूहात ये होती है कि अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी शुरू होता है कि किसी तरीके से जो गवर्नमेंट पार्टी को हिला दिया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है, काउंटर होता है कि भाई अगर आप ज़्यादा शोरशरार मचाएंगे तो हम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ले आएंगे, तो वो शोशा छोड़ देते हैं, वो शोशा घूमता रहता है, लेकिन उसकी कोई चांसेस नहीं है, कानून में आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लिए तो यकीनन फौज की इंटरफेरेंस, डायरेक्ट इंटरफेरेंस बड़ी जरूरी है। हुकूमत करती है, इमरजेंसी लाती है, लेकिन डायरेक्ट इंटरफेरेंस जरूरी है। अच्छा, तो अभी तक आपने तो इस तरह से कोई चीज नहीं आई साहब। जी, आपने कहा कि इमरजेंसी का निफाज हो सकता है, तो इमरजेंसी अगर नाफिज हो जाती है तो इसमें तो अदलिया गैर फाल हो जाती है, और क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? नहीं, अदलिया गैर फाल नहीं होती है, अदलिया चलती रहती है। अच्छा, अदलिया का कोई जो सिर्फ असेंबली जो है, नेशनल असेंबली जो है वो काम नहीं करती, अच्छा, उसमें फंडामेंटल राइट्स जो होती है वो सस्पेंड हो जाती है। अच्छा जैसा मैं एक बात जानना चाहूँगा हमारे नाजरीन के लिए भी, कि अक्सर हमारे नाजरीन सुनते हैं कि जी ये टर्मिनोलॉजी जो है टेक्नोक्रेट्स की या टेक्नोक्रेट सेटअप की जो है वो ये सुनते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मालूम नहीं है कि क्या है। वर्ड तो वो सुन रहे हैं कि हाँ जी एक है, एक मतलब आप समझ लीजिए कि इल्मुल कलाम के अंदर मशहूर हो चुका है कि जी टेक्नोक्रेट सेटअप है। बेसिकली ये टेक्नोक्रेट सेटअप होता क्या है, इसकी किस तरह की बॉडी क्या होती है इसकी? देखिए टेक्नोक्रेट्स के मतलब ये होता है कि नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल, इसको समझने जो प्रोफेशनल हैं, जो जिस काम के एक्सपर्ट्स हैं, मतलब फाइनेंस का जो एक्सपर्ट कोई आदमी आ जाएगा, कोई लॉ का एक्सपर्ट आदमी आ जाएगा, कोई इनकम टैक्स का एक्सपर्ट आदमी आ जाएगा, जो एक्सपर्ट अपनी फील्ड में है, लेकिन वो नॉन पॉलिटिकल है। तो ये टेक्नोक्रेट का मतलब ये होता है। जी अच्छा जैसा आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल जी। अच्छा आपने जो चीज़ बताई है इससे ये जाहिर हो रहा है कि इस तरह के लोग जो हैं वो हमने अक्सर देखा है निगरा सेटअप के अंदर आते हुए देखा है कि जी निगरा सेटअप के अंदर हम अलग अलग सेक्टर से उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं को ला करके निगरा सेटअप देते हैं। तो ये एक तरह का निगरा सेटअप जो बनता है, जो फॉर्मूला होता है, उसी को अगर हम कहें कि अगर गैर आइनी तौर पर आएगा तो वो टेक्नोक्रेट सेटअप होगा, और अगर आइनी तरीकाकार इसका देखा जाए तो शायद निगरा सेटअप के जरिए लोगों को लाया जा सकता है। निगरान सेटअप तो सिर्फ इलेक्शन के पहले आ सकता जी, है जी। आइन के मुताबिक। ये जो टेक्नोक्रेट वाला मामला है तो ऊपर से जबरदस्ती कोई एनफोर्स करेगा
तो आएगा, और इम्पोज कौन कर सकता है इस मुल्क के अंदर, वो हम सब जानते हैं। अच्छा सर, एक और मामला चल रहा है इलेक्शन कमीशन का। अदालत ने जो है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला सुना दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो किसी नतीजे पर अभी तक पहुंच नहीं पाया है। आज भी होगा, देखते हैं शायद आज कोई नतीजा निकल आए। ये जो सीट्स का मामला आ रहा है, रिजर्व सीट्स का, इसका क्या इस वक्त आप पहलू देख रहे हैं? कानून में इसकी क्या हैसियत है? जबकि अदालत ने फैसला सुना दिया है, तो फिर इस वक्त बातचीत और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जो है वो अभी डिबेट ही चल रही है। मियां साहब भी जो है वो सब लोगों को लेकर बैठे हुए हैं कि जी आगे क्या करना है। फैसला आने के बाद इस चीज की, इस गपशप की गुंजाइश रहती है? देखिए, बात उसमें ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, जो मेजॉरिटी जजमेंट आई है, उसमें काफी लकूनाज रह गए हैं। क्योंकि उन्होंने जनरल एक जजमेंट दे दी कि भाई ये कर लें, आप एफिडेविट देकर करके आ जाएं उसके अंदर, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं सोचा कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। अब देखिए, जब कोई आदमी एफिडेविट देता है तो वो एफिडेविट ओथ पे होता है, आपको मालूम है, खुदा को हाजिर नाजिर जान करके ओथ पे होता है। और वो अगर आप उसको ओथ को तोड़ दें तो उसके मतलब उसका मतलब ये होता है कि उसके बाद आपकी एविडेंस कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होगी और आप एक तरह से जुर्म होता है। तो अब जब उन्होंने ये कहा कि वो एफिडेविट दे करके कर दें, तो उन्होंने ये भूल गए, उन लोगों ने ऑलरेडी एफिडेविट दिए हुए हैं। जब एफिडेविट दिए हुए हैं, अब दूसरा एफिडेविट दे के आएंगे, तो इसका मतलब पहला एफिडेविट नल एंड वॉइड था। और उसके जब अगर वो झूठे हो गए तो फिर उनकी कोई एविडेंस काम नहीं आएगी, कोई एफिडेविट काम नहीं आएगा। तो ये सब चीजें हैं वो उनको सोचा नहीं उन्होंने उस वक्त जजमेंट देते हुए, जल्दी में जजमेंट दे दी। और अब उसका जो रिएक्शन होगा नेचुरली, अब जो लोग अफेक्टेड हैं उससे वो जाएंगे कोर्ट के अंदर। मैंने अभी देख रहा था टीवी पे कि शायद वो जो मखसूस नशिस्तों वाले लोग हैं जो इलेक्ट हो गए हैं, वो जा रहे हैं कोर्ट के अंदर। यानी हुकूमत अगर नजरसानी की दरख्वास्त इसके ऊपर देती है तो ये फैसला रिवर्स होने के चांसेस हैं? जी, चांसेस यकीनन है। अभी तो इलेक्शन कमीशन भी जा रहा है ना रिव्यू के लिए, इलेक्शन कमीशन भी जा रहा है, और दूसरे ये लोग जो मखसूस नशिस्तों में इलेक्ट हो गए थे वो लोग भी जा रहे हैं। तो ये कितना, जो देखिए यही बात होती है कि जब जजेस कोई फैसला करते हैं इस किस्म का, नौयत का, तो उनको चाहिए कि उसके हर एक एंगल को देखें कि ये उन्होंने अगर फैसला किया तो उसका क्या रिपरकशन होगा। बदकिस्मती से इस जजमेंट में वो चीज नहीं हुई। मैंने जजमेंट पढ़ी है, मेरे पास पहुंच गई थी, और मैं तो देखता हूँ कि उस जजमेंट में काफी लकूनास हैं, काफी कमजोरियां हैं, और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, एक तो आपने पॉइंट आउट कर दी कि एफिडेविट का मसला आ रहा है, और इसके अंदर क्या ऐसे हर्डल्स हैं जिसके जरिए हुकूमत का केस जो है वो स्ट्रांग हो जाता है? हुकूमत का केस या दूसरी साइड? इलेक्शन कमीशन और रिजर्व सीट्स के ऊपर अच्छा, मौजूद है। जी, क्योंकि वो कोलिशन है तो जाहिर सी बात है हुकूमत का झुकाव एक तो टेक्निकल जो चीज है जी, वो टेक्निकल ये चीज है कि कोर्ट के अंदर हमेशा जो जाता है कोर्ट के अंदर पिटिशन लेकर के, उसको कोर्ट रिलीफ देती है, कोर्ट किसी और को रिलीफ नहीं देती। तो यहाँ पर तो एक साफ जाहिर है कि पीटीआई जिसके हक में फैसला हो गया, जिसको सीटें मिल गई ऑर्डर से, तो वो तो कोर्ट में नहीं गए ना, वो कोर्ट में तो दूसरी पार्टी गई थी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो जिसमें के सब लोगों ने ज्वाइन किया था, एफिडेविट दे करके ज्वाइन किया था और आइन के तहत ज्वाइन किया था। तो वो जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो एक ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिस कानूनी तौर पर जिस तरह के काफी बहस भी हो सकती है और हुक्म इम्तनाई मिल सकता है अगर ये लॉयर्स उनके परसुएट कर सकते। अच्छा जी, ये एक बड़ा ही जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। खैर, थैंक यू सो मच जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ थे, और कानूनी तौर पर जो है वो उन्होंने इसके निटी-ग्रिटीज जो भी थी वो सब हमें बताई सर। और अब अफशीन साहिबा हमें बताया जा रहा है कि एक वक्फा जी बिल्कुल, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आयशा अली और फातिमा, दो पाकिस्तानी खवातीन ने मलेशिया जाकर भी पाकिस्तानी मसालों की खुशबू फैला दी और ऐसे पकवान बनाए कि जजेस ने गोल्ड मेडल दे दिया। ये दोनों खवातीन यानी आयशा अली और फातिमा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की स्टूडेंट्स हैं और बैटल ऑफ शेफ के मुकाबलों के लिए मलेशिया गई थी, जहां उन्होंने 2 सोने और 1 कांसी के मेडल्स अपने नाम किए। और आज ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइए फातिमा, आयशा, क्या ऐसी डिशेस बना ली आप लोगों ने जिसमें पाकिस्तान की धूम मच गई? मेरा तो मेन कोर्स सी फूड था,
मैंने सी फूड में किया था और फातिमा ने जो है वो रोस्टेड चिकन में किया था। तो बस पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल को हमने ऐसा ब्लेंड किया कि जो वो जजेस थे वो मजबूर हो गए हमें मेडल्स देने अच्छा के लिए। आयशा, आपने गोल्ड जो है वो जीता है इसके अंदर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। फातिमा ने जो है वो ब्रॉन्ज जीता है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम बात करते हैं डिशेस की, क्योंकि हम हैं बड़े फूडी लोग, बहैसियत कौम हमें खाना आता है, ठीक है जी, हम सब खा जाते हैं, मतलब मुल्क भी, उनको टेंशन नहीं है, हम सारी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है जी। तो मुझे बताइए जो डिश आपने बनाई है इसकी थोड़ी सी एक ख्याली पुलाव बनाते हैं, जैसे हमने देखा है इसके ऊपर मूवीज़ भी आजकल बहुत बन रही हैं। कुक अप द स्टॉर्म इसके ऊपर बड़ी अच्छी एक कोरियन मूवी बनी थी, इसके साथ साथ नेटफ्लिक्स ने हंगर के नाम से एक बड़ी अच्छी मूवी बनाई। इसमें जो डेकोरेशन आती है टेस्ट के साथ साथ, वो जो डिस्प्ले है वो बड़ा मैटर करता है। तो ज़रा बताइए, आप तो कंपटीशन में आप दोनों पार्टिसिपेट करके आए हैं, तो बारी बारी ज़रा हमें बताएं अपनी डिश के बारे में। आप बताएं कितनी प्रेजेंटेबल थी, फिर उसके बाद हम टेस्ट के ऊपर आते हैं, क्योंकि पहले जजेस उसे देखते हैं, देख के जज करते हैं, उसके बाद खा के जज करते हैं। तो ज़रा स्टेप बाय स्टेप बताएं ताकि ज़रा हम भी चटखारे लें। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल वो है कि जब तक आप खाने को पहले आंखों से खाते हैं, उसके बाद फिर आप अपने मुंह से उसको खाते हैं। तो मेरी डिश जो थी, मैंने रेड स्नैपर को जो है वो स्टीम किया था, उसके ऊपर मैंने एक मूस की लेयर दी थी, प्रॉन और फिश के ही मूस की लेयर दी थी ग्रीन कलर की, और फिर मैंने उसको जो है वो स्टीम किया था, और मैंने प्रॉन के बिस्क के साथ जो है वो रिजोटो राइस बनाए थे। और डाइट का भी खूब ख्याल रखा गया। और उसके बाद मैंने जो है इसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी टच दिया, मैंने एप्रिकॉट की प्यूरी बनाई थी, और मैंने ग्रीन पीस की जो है वो सॉस बनाई थी। तो प्लेट में जब ये सारी चीज़ें आई, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और ये सारे कलर्स जब आए, तो वो एक बहुत अच्छा, एक देखने के लिए भी बहुत अच्छा वो बन गया, और एक खाने के लिए कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बन ना गया। सिर्फ ये कि कलरफुल था, बल्कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और तमाम प्रोटीन्स, एवरीथिंग, प्रोटीन और सब कुछ था। लेकिन जीत गई आलू बुखारी की चटनी। हाँ, क्योंकि पाकिस्तानी टच जहाँ पर आ जाता है ना, बिल्कुल, वहाँ तो बस फिर टचवुड हो जाता है। अच्छा, फातिमा की डिश की बात करते हैं, फिर उसके बाद आपके कंपटीशन के बारे में सुनेंगे कि जी किस तरह का था। पहले जरा डिश की बात हो जाए, आपने क्या बनाया था? मेरी थी फ्री स्टाइल रोस्टेड चिकन थी। फ्री स्टाइल, ये मतलब ये फ्री स्टाइल डांस तो हमने सुना था, हर चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन हमें उस लेवल का मेरे काम करना था जो वहाँ का था, तो हमें पाकिस्तानी स्पाइसेस, पाकिस्तानी टचेस नहीं देने थे। ओके, माइल्ड, हमारे जो फ्लेवर्स होते हैं वो बहुत फ्लेवरफुल और बड़े रिच होते हैं, हाँ। उनके माइल्ड होते हैं। तो उस पर मुझे काम करना था, उस पर मुझे इनोवेशंस करनी थी। तो उसके लिए पहला प्रोसीजर ये था कि वो ओवरनाइट ब्राइन करनी होती है, ब्राइन के बाद उसको फिर मैरिनेट करनी होती है, वो मैरिनेशन करके आपको लेके जानी थी। उसके बाद 75 मिनट्स का राउंड था, उस राउंड के दरमियान हमें बार बार वो प्रोसीजर्स करना था रोस्टेड के, बिकॉज के चिकन रोस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पर होता है कि ऊपर से रोस्ट हो, अंदर से इतनी फ्लेवरफुल हो, सॉफ्ट हो, टेंडर हो, जूसी हो, और ओवर कुक ना हो, और साथ में उसमें फ्लेवर्स ऐसे हो कि लगे कि मैं कुछ किया है इनोवेशन। मैंने उसमें पे जो स्टफिंग थी जो मैंने डाली थी, वो बटर स्कॉच की पूरे प्यूरी और बना के क्रीम के साथ वो मैंने की थी। उसके अलावा पोमीग्रेनेट का मैंने पूरा सॉस और प्यूरे किया था, और उसके साथ सारे जो हर्ब्स और सारे फ्लेवर्स डाल के मैंने उसको थोड़ा रिच किया था। और 75 मिनट्स के टाइम में सिर्फ बनाना नहीं होता, उसमें सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है टाइम ड्यूरेशन में आपने अपनी प्लेटिंग पूरी करनी है। उसमें आपको सारी गार्निशिंग के साथ हर सारी चीज़ें, और वो ऐसे प्लेटेबल हो, लगे कि प्रेजेंटेबल भी हो, गार्निशिंग हो। लेकिन आप हर कोई शेफ बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम मीन होना जरूरी है। भाई हर कोई शेफ नहीं बन सकता, इससे मैं इख्तिलाफ करूंगा। हर कोई जो है वो बावर्ची बन सकता है, शेफ बनना बड़ा मुश्किल काम है, ये बात तो फैक्ट है। जैसे आप काम करना होता है, हर कोई पूरा सर्व नहीं कर सकता, ना ही आपका स्ट्रेस लेवल एक अलग होता है, क्योंकि नॉर्मली टाइम घर पे करने को अलग बात है, वहाँ पे सिर्फ काम करना नहीं होता। मैंने मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया के करीब कोई 4 या 5 सीजन देखे। मुझे अच्छा खाना देखने का और खाने का बड़ा शौक है, तो मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ इन्हें, और मैंने देखा है कि रामसे वगैरह जिस तरीके से भी आपको बताते हैं, गाइड करते हैं, वो सब यही होता है, टाइम मैनेजमेंट का ही होता है। तो आप मुझे बताइए आयशा कि क्या हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम भी मास्टर शेफ जो है वो एक या तो फ्रेंचाइज ले लें उनकी, या फिर उसमें पार्टिसिपेट करने तक पहुंच चुके हैं? आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने इंस्टीट्यूट में देखा है अपने सारे कोलीग्स को, जो उनका लेवल है कॉन्फिडेंस का, और जिस तरीके से वो लोग आगे आना चाहते हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। हम लोग भी चारों अपने ओन पे गए, हमने प्लान किया कि नहीं हमें जाना है, हमें किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। आपके इंस्टीट्यूट ने?
हमारे इंस्टीट्यूट ने भी हमें बस सिर्फ प्रैक्टिस की हद तक सपोर्ट किया, बाकी सारा कुछ हमने अपने ओन बोर्डिंग लॉन्चिंग वगैरह सब आपका अपना था? सब हमने अपना सब कुछ Okay. किया। स्पॉन्सर भी आप लोगों को नहीं मिला? नहीं, हमें कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिला। हमने जो है सारा कुछ अपने ओन पे किया। मेरे सही। हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेटिंग पर हैं, वेट एंड सी पर हैं कि कोई हमें अपॉर्चुनिटी दे और हम उसको अवेल करें। अच्छा, अब मुझे क्योंकि बताइए पाकिस्तान कि में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं, इसमें कहीं कोई पे शक नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, मौक़ों की कमी नहीं मिल पाते हैं। ये बताइएगा कि इस कंपटीशन की बात करते हैं, ये मलेशिया में हुआ, ये किस नौइयत का था? पहले तो मुझे ये बताया, दूसरा ये बताएं कि कुजीन की जो है वो क्या उन्होंने वैरायटी रखी थी? क्या कॉन्टिनेंटल, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तानी टेस्ट आपने ऐड किया, लेकिन जब इस तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक स्पेसिफिक आपको बता देते हैं कि किस रीजन के ऊपर आपने ये खाना बनाना है। तो क्या आपने मलेशियन कुजीन को जहन में रखते हुए ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की थी, या फिर आपको बिल्कुल इनकी तरह जैसे इन्हें फ्री स्टाइल बनाना था, आप लोगों को भी एक फ्री हैंड दे दिया था? थोड़ा कंपटीशन के बारे में बताएं। कंपटीशन, ये जो बैटल ऑफ द शेफ है, ये एशिया का जो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कंपटीशन है। Okay. ये 2 साल में एक दफ़ा होता है, ठीक है। इसमें रूल बुक दे देते हैं वो हमें, और कोजीन जो है वो इसमें सारे रीजन्स के होते हैं एशिया के। इसमें इंडियन भी हेरिटेज भी था, इसके अंदर मलेशियन हेरिटेज भी था, इसके अंदर जैपनीज़ हेरिटेज भी था, चाइनीज़ भी था, ऑल सब थे, सारे रीजन्स को इन्होंने वो किया था, और सारी कैटेगरीज थी डिफरेंट टाइप की। तो हम लोग चूज़ करते हैं कि हमें कौन सी कैटेगरी में काम करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अपनी डिश की प्रिपरेशन करते हैं, फिर अपने कंट्री के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से हम उसके अंदर थोड़ी सी इनोवेशन करते हैं। जैसे एक कॉन्टिनेंटल डिश है वो बिल्कुल फीकी है, तो हम उसमें क्या अपनी कंट्री के हिसाब से क्या ऐड कर सकते हैं जो उसको जो है थोड़ा सा वो चेंज कर दे। उसका तो blend मतलब अगर आपको सुशी बनाने, अगर आप सुशी चूज करती तो मेरे ख्याल में आप वसाबी की जगह पर पुदीने की चटनी लगा देती उसमें। बिल्कुल, ऐसा हम होता उसके था। अंदर रेड चिलीज भी स्प्रिंकल कर सकते हाँ, थे। बिल्कुल उसको बिल्कुल, थोड़ा चिली सा- फ्लेक्स भी आ जाते थे बिल्कुल, उससे। बिल्कुल। क्योंकि आजकल जितने भी पिज्जा आ रहे हैं ना, उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बगैर चिली फ्लेक्स के पिज्जा नहीं बन सकता। बिल्कुल। आप जहां भी ऑर्डर करें एक छोटा सा पाउच आता है चिली फ्लेक्स का, वो कहते हैं भाईजान तुम फीका फाका तो खाते नहीं हो, ये डाल लो। वही ना, हम तो ये बन पाकिस्तानी हैं, हम तो मिर्च के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ना ना, हम तो दावतों में जाते हैं तो खानदान में मिर्चें लगाना शुरू कर देते हैं, ये तो फिर खाना है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो बनती मिर्चें इसी के लिए बनी है। क्यों जी? तो फातिमा साहिबा बताइए, कंपटीशन में आपने भी जो है वो फ्री हैंड में हिस्सा लिया, और फ्री स्टाइल में जैसा कि आयशा ने बताया कि जी बड़ा टफ था और चूज़ करने का मौका मिला, आपने ब्रॉन्ज जीता है, वो गोल्ड जीत कर आएंगे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि आपका ब्रॉन्ज जो है वो ज़्यादा मुश्किल था। तो ज़रा ये बताइए कि किस तरीके से? इसलिए कि जैसे इनकी सी फूड की कैटेगरी में ये है कि ये कोई भी चीज़ डिफरेंट वे में कर सकती हैं। होल चिकन में आप क्या कर सकते हो, उसमें वेरिएशन में आप टेस्ट चेंज कर सकते हो, उसकी प्रेजेंटेशन में आप डिफरेंट चीज़ें नहीं कर सकते, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं ऐड कर सकते। इसमें इनके 5 एलिमेंट्स मस्त थे, मुझमें एलिमेंट्स मस्त नहीं थे, मुझे खुद ही उसमें इनोवेशन करनी। एक ही चीज़ को आप प्रेजेंट, वो एक ही चीज़ होगी, उसमें आप क्या इनोवेशन करोगे, फर्क ये था। वो मेरे लिए चैलेंजिंग था और मुझे करना था। अच्छा, यानी आपको लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ ये काम करना था, इनके पास थोड़ी वेरिएशन ज़्यादा थी क्योंकि कैटेगरी। क्योंकि मैंने यहाँ पे कराची में हुआ, लाहौर में हुआ, मैंने सी फूड चिकन में मैंने सिल्वर मेडल लिए हुए, तो मैंने उस कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया और मैंने विन किया हुआ। मुझे था मैं कुछ नया चैलेंजिंग एक्सेप्ट करूँ, और मुझे था कि मैं करूँगी। ये भी बड़ी बात है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर 19 ममालिक ने हिस्सा लिया था, 19 कंट्रीज के अंदर जो है वो आप ब्रॉन्ज लेकर आए हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे ये था कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूँ और उसको पॉजिटिवली लेके जाऊँ, तो मुझे लगा कि नहीं मैं करूँगी इसमें, और मुझे श्योर था कि इंशाल्लाह। 1500 शेफ्स थे। ओहो, ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स 1500 थे, 1500 शेफ्स थे तमाम कैटेगरीज को मिला के। और हम 4 पाकिस्तानी उन सब पे भारी थे। बस ये वही 4 लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। ये हमारे वो 4 लोग थे जो सब पे भारी रहे। ये बात है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया, दूसरा बहुत रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा की उन्होंने। पाकिस्तानी का सुन के तो वो इतना ज़्यादा खुश होते थे कि बस वो एक ही होता था कि इमरान खान करके हम लोगों को बड़े होते थे। बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिला हर जगह से। क्या बात है भाई, बेहतरीन। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर हमारे नाजरीन के आगाही के लिए बताइए कि अगर आप एज अ शेफ़ लोग अपना करियर परसू करना चाहें तो क्या क्राइटेरिया है? जैसे आप लोगों ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया, तो क्या क्राइटेरिया था? क्राइटेरिया ये था कि हमने जब एडमिशन लिया था उस वक्त तो हमें कोर्स की नौयत था कि हम करेंगे। जिस दौरान हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस दौरान ही हमारे कंपटीशन स्टार्ट हुए। स्टार्ट में तो हम थोड़ा हो रहा था कि कहाँ से कैसे होगा। कितना हो गया था आपको ज्वाइन किए हुए प्रथम?
प्रथम को मेरा अब हमारा कोर्स एंड हो गया Okay. और 18 मंथ्स का हमारा कोर्स था और हमने Okay. वो कंप्लीट किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उससे किया। तो उस दौरान हमें जब ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो हमने बोला स्टार्ट करते हैं हम लोग और ज्वाइन करते हैं। जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो हमें पता चला कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और किस तरह का करना होता है। फिर हम लोगों ने उसको बहुत पॉजिटिव लिया और हमने ट्रेनिंग में बहुत सीखा, बहुत कुछ हमें नया न्यू इनोवेशंस मिली जो हम लोगों को नॉर्मली कुकिंग और उसमें नहीं मिलती। जिस तरह जो हम लोगों को वहाँ स्पेस मिला, जिस तरह हमें ट्रेनर्स मिले, बहुत ही पॉजिटिव। अच्छा, तो आप लोगों को कितने खानों पर कमांड दी जाती है, कितना खाने सिखाए जाते हैं पाकिस्तानी और हाँ, कॉन्टिनेंटल? सारे किस्म के हमें पाकिस्तानी भी सिखाया जाता है, कॉन्टिनेंटल भी सिखाया जाता है, चाइनीज़ भी सिखाया जाता है और इंटरनेशनल फूड की जो है वो कैटेगरीज भी हमें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। इसके अलावा बेकरी का पूरा एक अलग हमारी बेकरी है अच्छा। और हमें हमारा एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें होटल से रेस्टोरेंट से रिलेटेड जितना भी कुछ है वो भी हमें सब सिखाया जाता है हमारे इंस्टीट्यूट में। अच्छा, आपने बताया था कि आपने मेन कोर्स सर्व किया था, तो मेन कोर्स के अलावा फिर कोई स्टार्टर या साइड में क्या था इसके अलावा? नहीं, वो एक प्लेट होती है जो मेरी कैटेगरी थी 5 मिनट्स की टाइम पीरियड में बनाते हैं और वो सिर्फ एक मेन कोर्स ही आपको बना सर्व अच्छा। करना होता है। बाकी जो आप स्टार्टर और ये डेजर्ट और मेन कोर्स की एक दूसरी डिफरेंट कैटेगरी होती है, उसका टाइम पीरियड डिफरेंट अच्छा, होता हाँ, है। वो आई गेस competition 90 में नहीं मिनट्स था। अगर मैं गलत जी, नहीं हूँ तो 90 मिनट्स जी, में स्टार्टर, फिर जी। एपेटाइजर, फिर उसके बाद एक सूप जो है वो आप एक उसके साथ स्टार्टर ही- होता है, एक हाँ। मेन कोर्स होता है और एक डेजर्ट होता है। कंप्लीट जो आपके बिल्कुल। जो और है- हमारी 45 मिनट्स में हमें एक पूरा मेन कोर्स जो है वो प्लेट में और 2 प्लेट्स बनानी होती है आइडेंटिकल सेम। ओहो हो, दोनों जजेस के लिए। दोनों जजेस तो वो तो जजेस के लिए नहीं, सेम एक होनी जजेस चाहिए। के लिए होती है और एक जो है वो डिस्प्ले के लिए होती है। डिस्प्ले के लिए होती अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जजेस जब अपनी डिश को खा लेते हैं तो फिर वो हमारे पास आते हैं और कमेंट देने के लिए उस हमारी प्लेट पे कि उनको क्या चीज़ किस तरीके से सही थी और क्या इस प्लेट में क्या नहीं होना चाहिए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मलेशिया आप लोग गए, वहाँ पर आप लोगों ने इतने ममालिक के लोगों से राब्ते हुए होंगे, कितने और शेफ़ से मुलाकात हुई होंगी, तो उसमें आप लोगों को सराहा गया, कैसे एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब हम लोग जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा वो था कि पता नहीं कैसे करेंगे, कैसे होगा। हम थे भी अकेले, फर्स्ट टाइम जो है वो फैमिली के बगैर ट्रैवल कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डर भी था थोड़ा सा। लेकिन जब हम वहाँ गए अपने एरिना में, फर्स्ट डे हमारा कंपटीशन का जो था, हम लोग वहाँ गए और जब हमने देखा सारा माहौल और जिस तरीके से वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को उन्होंने सपोर्ट किया, ये देखते हुए कि हम सिर्फ 4 हैं, और बस फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उसी दिन जो है वो बिल्ड हो गया। बेहतरीन, ज़बरदस्त। मैं तो पाकिस्तानी तमाम सासों से गुजारिश करना चाहूँगा कि गोल रोटी से बाहर निकलें, ये पूछना छोड़ दें कि भाई बहू को गोल रोटी बनाने आती है या नहीं आती है। अब तो बेहतरीन किस्म की जो है वो कुजीन्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो है वो ये पूछना शुरू कर दे कि मेन कोर्स में क्या हाँ होगा? जी हाँ, अब बल्कि मतलब आप पूछे भी ना, अब तो डायरेक्ट जो है वो आप लोग खाने पे ही पहुंचे और देख लें कि बहू ने क्या बनाया, और अगर कुछ नहीं बनाया बहू ने तो शौहर को भी सिखाएं बनाने का। जी हाँ, मर्द भी जो है वो खाना बनाते हैं, और अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको पता चलेगा बिल्कुल, ज्यादातर इसी जो है के वो साथ मेल शेफ्स होते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच फातिमा, Thank you. आप लोग हमारे साथ हैं। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो समंदरी हवाएं बंद होने और शुमाली हवाएं दाखिल होने से कराची तंदूर बना रहा। 3 दिन में 250 से जायद अफराद जाँ बहक हुए, जबकि एधी सर्दखाने में 72 घंटों में 224 से जायद लाशें लाई गई हैं। सिर्फ जिना अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 3 दिनों में 15 अफराद की लाशें लाई गई हैं, और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 37 और 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो हवा में नमी का तनासुब 68% होने के बायस 47 से 50 डिग्री तक महसूस होता रहा। जी हाँ बिल्कुल, कल रात से समंदरी हवाएं बहाल हुई हैं और अब इम्कान है कि मौसम कदरे बेहतर रहेगा। इसी सिलसिले में बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं JPMC के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सूरत हाल आपके सामने है और मैयतें जो हैं वो अलग अलग मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है पहुँचाई जा रही हैं हीट स्ट्रोक से रिलेटेड। मौसम जो है वो अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहा, हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये हीट स्ट्रोक से बचा कैसे जा सकता है? देखें, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने का। कि हीट स्ट्रोक जो है ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अभी मैंने आपके साथ डेटा शीट अपनी शेयर की है, जिसमें कल आप देख सकते हैं कि 12 पेशेंट ऐसे हैं
जो हीट स्ट्रोक के साथ आए हैं। और बेसिकली इसकी वजह ये है कि जब हीट एग्जॉशन या हीट जो पहला फेज होता है वो इस बीमारी का हीट एग्जॉशन होता है, जिसमें चक्कर, कमजोरी, जी। पसीने आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, खड़े रहने में मुश्किल होना, ये सब कुछ होती है। बट जब ये इससे प्रोग्रेस कर जाता है तो हमारा जो हीट कंट्रोल सेंटर है ब्रेन में वो मेल फंक्शन करना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से फिर इंसान को टेम्परेचर थर्मोस्टेट खराब हो जाता है एक तरह से, तो फीवर 106-160 डिग्री भी हो सकता है। तो अगर आप कल का डेटा देखें तो कल तकरीबन 12 पेशेंट ऐसे हैं जो हीट स्ट्रोक के सही स्ट्रोक के साथ एडमिट किए हैं। ये बताया जा रहा है कि 250 अफराद, बताया जा रहा है कि 250 अफराद की हम बात हुई है, तो क्या ये सब हीट स्ट्रोक के बायस ही हुई है? ये जो हालिया गर्मी है इसी लहर से ये लोग जहाँ भाग अच्छा, मैं इस डेटा को कंफर्म तो नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास तो कोई भी डेथ नहीं हुई है, लेकिन आज सुबह के अखबारों में और सुबह जो मैं टीवी देख रहा था उसमें मुख्तलिफ हेल्थ डिपार्टमेंट की जो अपनी डेटा है वो मेरे ख्याल से 51 डेथ्स उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, लेकिन जो प्राइवेट मैयत खाने हैं या जो सर्द खाने हैं उनसे तो 250 से ज्यादा का फिगर आ जी रहा सर, तकरीबन 249 का डाटा सामने आ रहा है जिसमें 50 खवातीन भी शामिल है। आप अगर देखें तो सिर्फ इस महीने मई से लेके अब तक जो है टोटल पेशेंट जो जिना अस्पताल में आए वो 350 से ज्यादा इस्टेब्लिश्ड हीट स्ट्रोक के साथ आए। अच्छा, और ये सारे वो हैं जिन्हें क्योर कर दिया गया है, इसमें डेथ्स काउंट नहीं हो रही हैं? जी, इसमें हमारे पास कोई डेथ नहीं हुई। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर हमारे साहब, हॉस्पिटल। जी जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जी ये इससे ये किन लोगों को जो है वो इससे ज़्यादा ख़तरा होता है, जैसे दिल के मरीज़ हैं वो, या हाई बीपी वाले, लो बीपी वाले, शुगर वाले, कौन लोग हैं जो हीट स्ट्रोक से बचे? एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में जो छोटे बच्चे हैं जी, या जो ओल्ड एज लोग हैं जिनकी 60-70 साल से उम्र है ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो लोग जिन्हें कोमॉर्बिड्स हैं, लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और कोई और दवाएं इस्तेमाल करते हैं, सांस की बीमारी है, ये लोग ज्यादा जल्दी इफेक्ट होंगे, तो इनको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए इस मौसम में कि एक्सपोजर अपना हीट से कम रखें। अच्छा, अब मजबूरी का तकाजा यह है कि जी रोजगार तो कमाना ही है और लोगों को सड़क पे निकलना होगा। अब ये बता दीजिए कि इससे बचा कैसे जा सकता है? सर को ढापा जाए, गीला कपड़ा रखा जाए, पानी के स्प्रे किए जाएं, बार बार छिड़काव रखा जाए, क्या इससे बचे? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि जी ठंडा, जब बहुत ज्यादा गर्मी में होते हैं और ठंडा पानी आपके ऊपर पड़ जाए तो भी स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। अब सबसे पहले तो अपने जो टाइमिंग्स है वर्किंग आवर्स, जिसमें पीक सन आवर्स जो हैं वो पाकिस्तान में 12 बजे से 4 बजे तक होते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है, तो इसमें डायरेक्ट धूप से बचा जाए। कपड़े ऐसे पहने जाएं जो एयरी हो, जो लाइट वेट हो, कॉटन के प्रेफरेबली हो ताकि एयर की सर्कुलेशन रहे। सर को कवर करके रखा जाए, गीला कपड़ा रखना इतना जरूरी नहीं है जितना कि सर को डायरेक्ट हीट से प्रोटेक्ट करना। पानी का इस्तेमाल जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है पानी, या ORS का अगर पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसका इस्तेमाल रेगुलरली, चाहे घंटे से, चाहे थोड़ी देर में, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट की है। और शायद उन वर्किंग आवर्स में, अब जैसे कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जिसमें लोगों को 6 या 8 घंटे बाहर खड़े रहना पड़ता है, बिल्कुल, तो हमने अपना JPMC में सिस्टम ये किया है कि वो चौकीदार या वो गार्ड या वो स्टाफ जो हमारा धूप में ड्यूटी करता है उसको हम हर घंटे रोटेट करते हैं या 2 घंटे में रोटेट करते हैं, ताकि वो कुछ अरसे सायेदार जगह में बैठ के पानी पी ले, डिहाइड्रेट हो जाए और धूप से एक्सपोजर उसका कम से बिल्कुल, कम ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है कि जो गार्ड्स, चौकीदार बाहर खड़े होते हैं उनकी हर घंटे के दौरान शिफ्ट रोटेट करनी चाहिए और उनका खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो एक्सट्रीम हीट को जो है फेस कर रहे होते हैं। उनके लिए हम शेड और फैन वगैरह का भी इंतजाम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर एक ही गार्ड होता है, तो उसके लिए शेड और पंखे का भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, आपने ORS का जिक्र किया, क्या इसके नेबुल बदल के जरिए क्या ये हो सकता है कि हम पानी में जो है वो पिंक सॉल्ट मिलाकर अगर पिया जाए इस गर्मी में, तो क्या वो मुफीद साबित होगा? नॉर्मल सॉल्ट भी अगर मिला के और उसके साथ थोड़ी सी शुगर मिला दें जी, तो वो ऑलमोस्ट ORS का सस्पेंशन ही बन जाता है, क्योंकि ORS में भी बेसिकली ग्लूकोज है और सोडियम क्लोराइड है, लेकिन ये कि उसकी स्ट्रेंथ कम रखनी होगी, उसको बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो बजाय पेशेंट को हाइड्रेट करने के डिहाइड्रेट कर देगा। तो डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, जरा बताइए कि एक 500 ml की बोतल अगर है, चीनी और ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, एक 500 ml की बोतल अगर है आपके पास तो उसमें कितना नमक और कितनी मिकदार चीनी की होनी चाहिए? आप समझें कि तकरीबन 1/4 चमचा नमक और आधा चमचे चीनी या 1 चमचा चीनी डाल के अगर दे दें तो उसकी फॉर्मुलेशन तकरीबन वैसी हो जाएगी जैसी ORS की है। और नॉर्मली तो इंसानी जिस्म में पानी की मिकदार कम होती है, वो पानी नमकियात काफी हद तक होती हैं, वो तो थ्रू आउट किसी का पूरा दिन एक्सपोजर रहे या कम 12 घंटे या 20 घंटे कोई धूप में रहे तो उसके अंदर नमकियात की कमी होती है। प्रेफरेबली तो सिर्फ प्योर पानी पिया जाए और उसका इस्तेमाल घंटे रखा जाए, और जैसे
अभी थोड़े दिनों पहले, कल परसों की बात है कि एक न्यूज चैनल का सिक्योरिटी गार्ड हीट स्ट्रोक के साथ हमने एडमिट किया। वजह यही है कि वो ड्यूटी मुसलसल 5-6 घंटे कर रहा था धूप में, उसको ब्रेक देना जरूरी है। तो इस तरह का कोई रोस्टर बना दें इस महीनों में सिक्योरिटी गार्ड्स का कि वो कुछ अर्से 2 घंटे ड्यूटी करके धूप में वापस बिल्कुल, ये आके सबको सुनना चाहिए और सबको इस पर अमल करना चाहिए। जितने भी ऑफिसेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये लाजमी देखना चाहिए कि वहाँ पर उनके जो गार्ड्स जो कि डायरेक्ट हीट एक्सपोजर जिनको मिल रहा है तो वो किस तरह से सेफ रह सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि ये इतनी शदीद गर्मी जो कि हम पिछले करीब कोई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, कि 2-3 सालों से जो हम कराची में देख रहे हैं, बारिश भी कम हो रही है, क्या इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है या ये कंक्रीट जंगल जो हमने खड़ा कर दिया है शहर कराची के अंदर दरख्तों को काट के, ये अहम वजह है? इसकी वजूहात क्या हैं जिनसे हम छुटकारा पा सकें? देखिए, मैं इस चीज का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि मैं इस शहर में बहुत अरसे से रह रहा हूँ, और जब ये इतने कंक्रीट स्ट्रक्चर्स नहीं थे तो एक जमाना ऐसा जरूर था कि पूरा जुलाई और अगस्त कॉन्स्टेंटली बादल रहते थे और हल्की हल्की बार पड़ती रहती थी और टेम्परेचर बड़े मॉडरेट रहते थे। लेकिन पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ है, पिछले साल भी बारिश नहीं हुई, इस साल भी अब तक कोई प्रैक्टिकली बहुत तेज बारिश तो नहीं हुई है, और आप देख सकते हैं कि हीट इंडेक्स जो है वो 54-55 डिग्री तक चला गया है। इसका डेफिनेटली ताल्लुक, आपने जो दूसरी बात कही कि जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, जो इतनी हमने एयर कंडीशनिंग, जो दरख्त हमने काटे, जो हमने गार्डन खत्म कर दिया, अब आप देख लें इसके मुकाबले में यही समर अगर मिडिल ईस्ट में देख लें तो वहाँ टेम्परेचर हमसे कम है। जी बिल्कुल, ऐसे क्योंकि वो अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल ज्यादा रख रहे हैं, और हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम किस तरह से अपनी एनवायरनमेंट को डायरेक्टर देखें। जीपीएमसी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हालिया गर्मी की लहर और से बचाव की तदाबीर पर भी गुफ्तगू की। इस वक्त यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं, बल्कि आपसे नहीं, अफशीन से पूछते हैं। अफशीन, आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे? नहीं, मैंने कभी। ओहो, आपको शहवार केमिकल्स के शेयर खरीदने चाहिए, पता है आपको? वो क्यों? वो हुमायूं सईद ने एक ड्रामे में खरीदे थे, करोड़पति बन गए थे। और इसी हवाले से जो है हम आपको बताते चलें नाजरीन कि स्टॉक मार्केट ने 81,500 का एक लैंडमार्क जो है उसे अबूर कर लिया है। 81,500 का इंडेक्स क्रॉस हो चुका है। ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है और ऐसी तारीखें जो है वो स्टॉक मार्केट रकम करती चली जा रही है। कर्मी मार्केट जो है वो प्लस में रही है, लेकिन ये सारे जो इंडेक्स हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। पर एंड यूजर की अगर हम बात करें तो पार वैल्यू के ऊपर आपको जो प्रीमियम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपका शेयर होल्डर जो है वो खुश नहीं है, शेयर्स के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। अलबत्ता ये जो इंडेक्स है ये बड़ी शदीद तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कफील अहमद मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जी कफील, बताइएगा। देखिए, आज की मार्केट ने जो है वो एक और हाई बनाया है और 81,939 का मार्केट ने आज जो है वो हाई बनाए हैं। और तमाम कारोबार का आगाज अच्छा था। आज 2 सेशंस होते हैं मार्केट में। पहले सेशन में ये हुआ है और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई है मार्केट के अंदर, और तकरीबन 300 पॉइंट्स की मार्केट में जो है वो कमी हुई है और 81,595 के लेवल पे मार्केट जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रही है। ओवरऑल सेंटिमेंट जो IMF से बातचीत का अमल इस वक्त जारी है, उसके बाद मार्केट में जो है वो मार्केट ने हाई बनाया था। और जो तजज़ियाकार हैं उनके मुताबिक मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मार्केट को जो है वो डाउन करे, और आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट है उसमें भी मुतवक्के तौर पे जो है वो डिस्काउंट रेट में कमी का इम्कान है, जिसके बायस मार्केट में जो है वो इजाफा ही देखा जाएगा। तो कफील अहमद, ये बताइए कि मार्केट में अचानक ये इतना हाई, ये पॉजिटिव सेंटिमेंट्स की क्या वजूहात हैं? देखिए, ओवरऑल जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जिसमें अगर हम कुछ जो टारगेट्स हैं वो खासी हद तक जो है वो अचीव हुए हैं, और जो सब बातचीत का अमल जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खासा जो है वो इम्पोर्टेंट था, वो किसी हद तक जो है वो दुरुस्त लाइन में चल रहा है। और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद अब जो होपफुली पाकिस्तान को जो रकम है वो पाकिस्तान का मुआहदा हो जाएगा और वो मिल जाएंगे। तो लिहाजा यही वो तमाम वजूहात हैं कि जो कि इस वक्त स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उसको बढ़ा रही है। और ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि पहली मरतबा इंडेक्स जो है वो 81,993 के लेवल पे ट्रेड हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही कफील, रिकॉर्ड जो है वो बना है और इससे पहले भी एक मरतबा रिकॉर्ड बन चुका है 2000 के दहाई में, और तब हमने देखा है कि मार्केट बहुत ही बुरे तरीके से क्रैश हुई थी, क्योंकि वो रिकॉर्ड जो है वो फैब्रिकेटेड था। हम उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा एक जेन्युइन हो। तो क्या डिविडेंड और प्रीमियम अनाउंस किए गए हैं कुछ बड़ी कंपनीज की जानिब से हैवी तौर पे? क्योंकि 81,000 का लैंडमार्क अगर आपने क्रॉस कर दिया है तो फिर तो डिविडेंड और प्रीमियम काफी हैवी होने चाहिए।
देखें यहाँ पर एक अगर हम ये कहें कि इस वक्त जो छोटा इन्वेस्टर है, अगर उससे बात करते हैं तो वो थोड़ा सा मोहतात नजर आता है। जो बड़े ब्रोकर्स तो नहीं, तमाम जो छोटे इन्वेस्टर, उनका कहना है कि मार्केट इस लेवल तक चली गई है और जहां तक आपने प्रीमियम की बात की तो उस लेवल पे उन्हें वो चीज़ जो है वो नहीं मिल रही है। तमाम अगर हम बात कर लें बैंक के नताइज की तो वो खासे अच्छे आए और उसके अलावा अगर हम बात कर लें ऑयल सेक्टर के अंदर भी खासी जो है वो तेजी दिखी जा रही है। तो सेंटिमेंट ओवरऑल जो है वो खासा मजबूत है। आप देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की वजह से डाउन हुई है। यकीनन मार्केट में बेहतरी आएगी और मार्केट जो आइंदा जो अपकमिंग वीक है उसमें यकीनन जो है वो 82,000 का जो लेवल है उससे ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगी। चलो वो तो हम देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज का साइन पॉजिटिव रहा है तो क्लोजिंग भी जो है वो मार्केट की आज, क्योंकि वीकेंड है तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अलबत्ता ये बताइएगा कि कौन सा सेक्टर जो है वो ज्यादा बूस्ट कर रहा है? पेट्रोलियम सेक्टर में ज्यादा बूस्ट आया हुआ है, सीमेंट सेक्टर है, सेक्टर कौन सा है जिसने ज्यादा किया हुआ है बूस्ट इस वक्त? देखें फहीम, अगर हम बात कर लें इस वक्त जो टैक्स के बाद जो सिचुएशन थी आफ्टर द बजट, तो वो थोड़ा सा जो है वो कंपनीज के लिए खासा भारी जो है वो साबित हो रहा था। ताम अगर हम बात कर लें कमर्शियल बैंक की, अगर बात कर लें ऑयल सेक्टर की बात कर लें तो उसमें खासी पॉजिटिविटी जो है वो दिखी गई। पीओएल के अंदर एक 3 रोज कबल जो है वो डिस्कवरी भी हुई है। तो ये वो सेक्टर हैं जिसमें इन्वेस्टर जो है वो खासा फोकस करके बैठा हुआ है और यही है जो मार्केट को इस वक्त बढ़ावा देने में खासा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। चलें, ज़बरदस्त। यानी आपने एक हिंट भी दे दिया हमारे नाजरीन को कि ऑयल सेक्टर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है इस वक्त। जी जी बिल्कुल। देखें जिस तरह एक्सप्लोरेशन हो रही हैं और दीगर अगर हम बात करें तो जो इस वक्त बातचीत का अमल खलीजी ममालिक के साथ जारी है, सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातचीत हो रही है, तो उसमें तो खासी पेट्रोलियम की अपने लगाने की बात हो रही है। गवादर में भी इन्वेस्टमेंट का प्लान है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कि मार्केट को भी बढ़ा रही हैं और यकीन जो पाकिस्तान में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए भी जो है वो सरमायाकारों को राग़िब कर रही हैं और अल्लाह करे होपफुली ये पाकिस्तान में ये चीज़ें हों और जो इकॉनमी है वो बेहतर अंदाज में आगे चले ताकि लोगों को सहूलतें और आसानी हो। अल्लाह करे कि जी ऐसा ही हो जैसा आपने बताया है कि, और उम्मीद करते हैं कि जो ओरियाज हैं, जो कि हाउसेज हैं, जो कि ब्रोकर्स हैं, उनसे निकल कर ये जो है एक जो छोटे बजट के जिसके इन्वेस्टर का आपने जिक्र किया उस तक भी ये चीज़ पहुंचे, क्योंकि अक्सर देखने में यही आता है कि जितने भी बड़े बड़े ओरियाज हैं ये आपस में ही जो है ये डील्स कर लेते हैं और फिर जो नीचे एंड यूज़र इनका होता है, जिस बेचारे की कुल मिला के कीमत इन्वेस्टमेंट की पता नहीं कहाँ से उसने जमा करा के जेवर वेवर बेच के 15-20 लाख रुपए जमा किए होते हैं और वो इन्वेस्ट कर देता है। और फिर ज़्यादातर ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ हमने यही देखा है कि वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपना तकरीबन, शायद गलती उनकी भी है कि वो अपना होल सोल सब कुछ जो है वो ले लगा के एक ही कश्ती में सवार हो जाते हैं और जब उस कश्ती में छेद होता है तो सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कफील थोड़ा सा आप मार्केट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और मार्केट में बूस्ट देखने के बाद, इतना ज़्यादा बूम देखने के बाद हर छोटा इन्वेस्टर ये चाहता है कि यार मैं भी कुछ कर लूँ। तो क्या इस वक्त एडवाइस आपके तौर पे क्या एडवाइस होगी? देखिए फहीम, टर्म स्टॉक मार्केट में कोई गेम नहीं है जी। शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्ट करके और निकल रहे हैं ये बहुत कम उसके अंदर होता है। ठीक है जी, मार्केट होल्डिंग का नाम है। मार्केट में आप लगाएं पैसा, उसके बाद होल्ड करें। अच्छा, दूसरा ये कि इस वक्त जो छोटे सरमायाकार हैं उनकी जो अगर आप शिकायत कह लें या उनका जो इस वक्त शिकवा है वो यही है कि उनको वो चीज़ अब हासिल नहीं जो कि माजी में अभी हासिल हुआ करती थी मार्केट के लिहाज से। तो अब बड़े प्लेयर्स की बात अलग है, वो तो उनका बड़ा पैसा है, वो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके। चलें जी, आपने बता दिया है कि छोटे लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्लान करें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करें। थैंक यू सो मच नाज़रीन। वक्त केसीसीआई के सदर जो हैं वो भी ज्वाइन कर चुके हैं, इफ्तिखार साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये इम्पैक्ट जो है वो क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अभी थोड़ी देर पहले हम अपने नुमाइंदे से जानकारी हासिल कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो इस वक्त इंडेक्स पहुंचा हुआ है। तो मैंने ये सवाल उनसे भी पूछा था, यकीनन आपसे भी पूछूंगा कि सर ये मार्केट जो है वो स्टेबल इसी पर रहेगी, कहीं कोई चांसेस तो नहीं कि इसके फ्लैक्चुएट होने के? नहीं, देखें बात ये है कि असल में स्टॉक तो बहुत अच्छा जा रहा है, ये कोई इंडिकेटर नहीं होता कारोबार के बेहतर होने का, लेकिन जरूर कि मार्केट वैल्यूज जो है वो बढ़ रही हैं, उस वजह से स्टॉक जो है वो बेहतर जा रहा है जी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कारोबार जो है वो इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त ज़बू हालू का शिकार है। उसकी वजह सेक्टर एनर्जी सेक्टर में प्राइजेस की वजह से कंपटीशन जो है वो रीजन कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लिहाजा इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़बू हाली का शिकार है और इस वक्त बंद हो रही है। काफी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो रही हैं बिकॉज जो एनर्जी की प्राइसेस हैं, बिजली की, गैस की, उससे जो है वो मसले मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्शन में कमी नहीं आ रही है, महंगाई आ रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हुई है। ये तमाम हालात जो है के बावजूद भी जो स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है वो इंटरनल जो उसकी वजह से हालात जो है वो प्राइस ऑफ दी मार्केट की वजह से बढ़ रहा है।
अच्छा जी, तो अब आपने इंडस्ट्रीज का जिक्र यहाँ पे कर दिया है कि जी वो ज़बूहाली का शिकार हो चुके हैं, और एक्सपोर्ट का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जी एक्सपोर्ट भी बिल्कुल नहीं है। क्या हर्डल्स आ रहे हैं इसके बीच में? जैसे इंडस्ट्री के बारे में आपने बताया कि जी गैस और पावर सेक्टर की वजह से जो है वो इफेक्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट में भी यही चीज़ें आ रही हैं, हम अपने ऑर्डर्स को जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, या कोई एक्सपोर्ट पॉलिसीज ऐसी आ चुकी हैं जिसकी वजह से, टैक्सेस की वजह से जो है वो एक्सपोर्ट का जो हमारा एक शोबा है वो ज़बूहाली का शिकार हो गया है? फिलहाल तो काफी अरसे से जी 3-4 महीने से जो बिजली की प्राइसेस हैं और गैस की प्राइसेस हैं, जिसकी वजह से हम कंपटीशन पूरी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कर सक रहे। प्राइसेस तकरीबन 150% बढ़ी है बिजली की प्राइस पिछले 3-4 महीने के अंदर। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम हमारे रीजन बांग्लादेश हुआ, आसपास जो ममालिक हैं, अगर उनकी बिजली की प्राइस 8 सेंट 7 सेंट है और हमारी प्राइस 18 सेंट है, तो हमारी कॉस्ट का एक हिस्सा जो है वो बहुत बड़ा इफेक्ट लेके आता है। इसी तरह गैस में भी यही सिलसिला है। और ये जो प्राइसेस हैं, ये प्राइस जब तक ये रीजन के मुकाबले में नहीं लेके आएंगे, हमारी एक्सपोर्ट जो है बढ़ना मुमकिन नहीं है। क्योंकि इंटरनेशनली जब हम प्राइस देते हैं तो आसपास की प्राइस भी जो रीजन की प्राइस है उसको कम्पीट करने के लिए हमें एक लेवल चाहिए। लेकिन चूंकि वो लेवल नहीं होता और हमारी प्राइस बहुत हाई होती है, तो उसकी वजह से हमने गवर्नमेंट से ये अपील की है कि अगर इंडस्ट्री को रोकना है, इंडस्ट्री को बंद होने से बचाना है, और अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है आपने, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि इस पर नज़रसानी करें और जो बिजली की प्राइस है और जो गैस की प्राइस है वो इस तरह कम्पिटिटिव लेके आए कि हमारा जो है वो दुनिया के अंदर हम एक प्राइस को मेंटेन कर सकें, जो इस वक्त हम नहीं कर सक रहे हैं। इसी तरह वही पर जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनको भी ये इफेक्ट आ रहा है, और वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी महंगाई का गालिबन इफ्तिखार साहब, शायद इसकी वजह यही है कि हमारा जो गारमेंट सेक्टर है वो काफ़ी हद तक जो है वो तबाह हो गया, और बांग्लादेश जो है वो काफ़ी सारे जो है हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो गारमेंट सेक्टर से शिफ्ट भी हुई हैं। शायद यही वजह है कि लेबर जो है वो उनको वहाँ पर चीप कॉस्ट में आ जाती है, और यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्शन की एक प्राइस है, जैसे कि आपने भी बताया, वो बढ़ रही है। तो तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो अब इससे उन पर इफेक्ट आ रहा है, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि जी जब तक ये एनर्जी की प्राइस है, बांग्लादेश की आपने बात की है तो वहाँ 7 सेंट है और पाकिस्तान में 18 सेंट आप कॉस्ट करती है। अब बताएं 17 और 18 सेंट में हम गारमेंट किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, इतना बड़ा फर्क प्राइस के अंदर हो। बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि हम लोग प्राइसेस मेंटेन नहीं कर पा रहे, बल्कि पैदावार भी उस हिसाब से नहीं हो रही। जी जी बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल जी। अच्छा, इसके लिए आप, मैं चाहूंगा जाने से पहले, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मैं वक्फे की जाने बढ़ रहा है, तो आपने गवर्नमेंट से जो अपील की है उनका क्या रिस्पांस क्या आया है? देखिए, गवर्नमेंट से हम तो बारहार अपील कर चुके हैं और मुसलसल अपील कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम पाकिस्तान में रहना है, हमने इंडस्ट्री उठा के कहीं लेके जा नहीं सकते। लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जी इंडस्ट्री चले। इंडस्ट्री की सर्वाइवल के लिए हमने कुछ तजावीज़ गवर्नमेंट को दी हुई है कि आप उस तजावीज़ पर लेके चलें ताकि वो प्राइस एक रैशनलाइज हो और हमारी इंडस्ट्री जो है वो चले और पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सके। देखें, एक्सपोर्ट उसी वक्त हो सकती है कि जब आप बढ़ सकती है, जब आप प्राइस जो है कम्पिटिटिव लेके आएंगे। लेकिन अगर हम अपनी प्राइजेस जो है कॉस्ट में शामिल करते हैं, बिजली की प्राइस, गैस की प्राइस और बाकी लवाजमात भी, बाकी तो ठीक है लवाजमात, लेकिन बिजली और गैस की प्राइस की वजह से हमारी प्राइस बहुत हाई, उसकी वजह से लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ थे और आपने इंडस्ट्री को किस तरीके से भैया हमें बताया है। नाजरीन, एक वक्फा प्रोग्राम में शामिल करेंगे क्योंकि वक्फा जरूरी है। दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। सी आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदान से। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का 18 रुकनी दस्ता मुल्क की नुमाइंदगी करेगा, जिसका पहला ग्रुप आज फ्रांस रवाना हो रहा है। पाकिस्तानी दस्ते में 3 शूटर्स और 2 ऑफिशियल्स हैं। शूटिंग टीम में कशमाला तलत, गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और गुलफाम जोसेफ शामिल हैं, जबकि तैराकी में जहारा और जेवलिन थ्रो में हिस्सा लेने वाले एथलीट अरशद नदीम इफ्तिताही तकरीब में कौमी दस्ते की क़यादत करेंगे। अरशद नदीम पाकिस्तानी परचम उठाने के लिए पुरजोश है, लेकिन इससे पहले कि वो फ्रांस पहुंच जाएं और अपनी प्रैक्टिस में मसरूफ़ हो जाएं, हमने फ़ौरन उन्हें यहाँ मदऊ कर लिया है और आज दुनिया बोल है के मेहमान हैं। आपका पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज पहला पाकिस्तानी दस्ता पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान से रवाना हो रहा है। ओलंपिक्स में दुनिया भर से बेस्ट एथलीट्स आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को महसूस करते हैं। एथलीट्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ कितने फ़ख्र का बाइस है।
आज बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेरिस ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करूँगा पेरिस ओलंपिक्स में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करूँगा और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह मेडल जीतूँगा। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है जो मैं सेकंड दफ़ा डायरेक्ट क्वालिफाई करके ओलंपिक्स में खेलने जा रहा हूँ। अच्छा अरशद, आप अभी कुछ हफ्तों कबल ही पेरिस में डायमंड लीग खेल चुके हैं, जहां आपने चौथी पोजीशन अपने नाम की थी। तो पेरिस ओलंपिक्स गेम्स के लिए आपकी रवानगी कब होगी और इस हवाले से तैयारियां कितनी हद तक मुकम्मल हो चुकी हैं? आज बिल्कुल चंद दिन पहले मैं पेरिस में डायमंड लीग अल्हम्दुलिल्लाह खेल के आया हूँ। तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, वहाँ से बड़ा होपफुल हुआ हूँ। अभी इंशाल्लाह 24 जुलाई को पेरिस ओलंपिक्स के लिए इंशाल्लाह रवाना होऊंगा। तो तैयारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान इकबाल भट्ट साहब जो हैं वो रात दिन मेहनत करवा रहे हैं। होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह अपनी बेस्ट करता हूँ तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर इंशाल्लाह इज्जत देगा। हम दुआगो हैं कि आप समेत तमाम पाकिस्तान एथलीट्स कामयाब हों। तो आप ये बताएं कि मेडल्स जीते हैं आपने, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? जी बिल्कुल, मेरी राइट नी की सर्जरी हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर बड़ा वर्क किया, रिहैब की हमने और साथ साथ हमने ट्रेनिंग भी जारी रखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अभी मैं मुकम्मल तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट हूँ। तो बस मज़ीद मेरी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे और फ़िट रहूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो वो अपनी थ्रो बेस्ट करूँ और इंशाल्लाह मेडल जीतूँ। अच्छा, हुकूमत पंजाब की बात करें तो अब वो भी खेलों के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं और क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों पर भी बहुत तवज्जो मरकूज़ है। ये बताएं, पाकिस्तान में जैवलिन थ्रो के नए टैलेंट के हवाले से कुछ काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे जैसे इज़्ज़त दी है पूरे वर्ल्ड में, तो आगे जो यूथ और नौजवान हैं वो इस गेम में आ रहे हैं, जैवलिन थ्रो में भी आ रहे हैं और इसके अलावा एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स हैं उसमें भी आ रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि वो जैवलिन थ्रो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले इंशाल्लाह बहुत सारे जो वो जैवलिन थ्रोवर जो और भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आखिर में बोल के प्लेटफॉर्म से आप अपने चाहने वाले फैंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे और हुकूमत से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे तो बताइए। आज बिल्कुल पाकिस्तानी कौम से यही है कि मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं पेरिस ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरशद साहब, आप जो है वो हमारे साथ रहे और यकीनन आपकी फ़्लाइट भी है, अभी आप रवाना भी हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच और हमारी उम्मीद है कि अब जो है वो हम जीतें। और पिछली मरतबा जो मुकाबले हुए हैं बड़े नेक टू नेक चले हैं और कुछ माइक्रो सेकंड्स के हवाले, माइक्रो मिलीमीटर के हिसाब से जो है वो ये हारे हैं। अब हम ख्वाहिश यही करते हैं कि इस मरतबा जो है वो आप गोल्ड लेकर ज़रूर आए। और अब बात कर लेते हैं जी, ये जो ओलंपिक्स में लोग जाते हैं। एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं एस्थेटिक्स की। पाकिस्तान के मारूफ स्किन स्पेशलिस्ट बिलाल शम्स को आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी फॉलोइंग दिखाई देती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं और इस बार उनकी मौजूदगी की वजह उनकी फेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने शिरकत की। और बड़ी बात यह है कि कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था यूके प्राइम साइंटिफिक एस्थेटिक मेडिसिन कॉन्फ्रेंस, ये बरतानिया के शहर लंदन में हुई। तो आज हमारे साथ मौजूद है स्किन एक्सपर्ट बिलाल शम्स। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल हमें हशाश वशाश कर दिया। आपकी आवाज़ ने सुबह सवेरे एकदम स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ आप आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस फेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप कर रहे थे। तो ज़रा इस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी सी डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे नाजरीन के साथ। जी, इसको कहते हैं फेशियल एस्थेटिक कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स में। ये हर साल लंदन में कंडक्ट होता है इसी सीजन में। और इसमें दुनिया जहां की जो डेलीगेट्स हैं जिन्होंने डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स में काम किया है और कर रहे हैं, जो लेटेस्ट इनोवेशंस में डील करते हैं, वो अपनी राय और अपना एक्सपीरियंस जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
तो एक बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत प्रोडक्टिव इवेंट है। ये हर साल होता है और इसमें बहुत सारे लोग दुनिया भर से जो माहिरीन है अमराज जल्द के और एस्थेटिक्स के, वो आते हैं और इसमें अपने मकाले कुछ पढ़ते हैं, कुछ जो है ना अपने जो भी उनके एक्सपीरियंस में, प्रैक्टिस में जो नई बातें आती है वो एक दूसरे के साथ। तो डॉक्टर साहब जरा ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया हर साल होने वाला इवेंट है और इस साल भी जो है वो हुआ, तो कोई ऐसी इनोवेटिव चीज़ जो कि डिस्कस की गई हो या कोई इनोवेशन जिसके बारे में जो है वो अभी आने वाले वक्तों में हमें पता चलेगा, कोई ऐसी रिमार्केबल चीज़ हो, थ्योरी हो? जी जी जी, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट वो है आपका फेस। उसके हवाले से जितनी भी फेशियल एजिंग है उसमें एंटी एजिंग पे बहुत सारा इसमें मवाद था, उसमें इंजेक्टेबल्स पे, उसमें जो है ना बाकी जो मशीनरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें बहुत बड़ी इसमें काम की चीजें। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अब थोड़ा सा सर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं अपने नाजरीन के लिए। तो ये कोरियन स्किन जो आजकल मशहूर हो रखी है, इसे हासिल, हाँ कोरियन ग्लास स्किन, सॉरी थैंक यू, आपने करेक्ट किया। ये इसे हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है सर? क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं 22, 31, 93, 94, 95, ये इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी स्किन को जो है वो जला देते हैं। जी 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 जी, मैं वही बात करूंगा कि आजकल हमारे पास जब भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ये सुन के कि कोरियन ग्लास स्किन, डॉक्टर साहब मुझे तो कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। बेसिकली वो चाहते हैं कि उनका स्किन फ्लॉलेस हो, उसका स्किन ग्लोइंग हो, शाइनिंग हो। देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग लाइक कोरियन ग्लास स्किन। उसका मकसद ही यही है कि आपका स्किन बहुत सारे जो फ्लॉज हैं जिसमें लीजन, दाने, खड्डे, निशानात, उन चीजों से पाक साफ हो। उसके लिए जरूरी है कि आप शुरू से अपने दिल का ख्याल रखें, आप उसको खराब ना होने दें, उस पर जो है ना दाने या उनके आसार जी। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं कि आपने मशीन में किसी बंदे को डाल दिया और वहां से निकल के कोरियन स्किन बन गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो शुरू से अपना ख्याल रखना पड़ता है और उसको अपने फेस को स्पेशली स्कार से, चाहे वो स्कार किसी बीमारी के हो, सपोज एक चिकन पॉक्स अगर बड़ों में आए तो वो स्कार छोड़ता है अगर बर वक्त ट्रीट ना हो। इसी तरह एक्नी के प्रॉब्लम्स है, अगर बर वक्त ट्रीट ना हो तो वो निशान छोड़ते हैं। तो कोरियन ग्लास स्किन का कंसेप्ट ये है कि आपने शुरू से अपने स्किन का ख्याल रखते रहना है और थोड़ी सी भी अबनॉर्मलिटी, कोई भी चीज आपको नजर आए तो फौरन एक्सपर्ट से, जो डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब आपने कहा कि स्किन का ख्याल रखना होता है, हम लोगों को डेली बेसिस पर मेकअप करना होता है, तो हम लोग चाहे जितने भी क्लेंजिंग कर लें लेकिन हमारे डेली रूटीन में जब मेकअप है हमें कोई गैप नहीं मिलता, तो ऐसे में अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें? बहुत अच्छा सवाल है। मेकअप आप जिस इंडस्ट्री से हैं उसमें भी मेकअप का इस्तेमाल होता है। वैसे भी मेकअप डेली रूटीन में खवातीन करती हैं, तो वो मेकअप अगर अच्छे ब्रांड्स के हों और वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो कोई नुकसानदेह नहीं है। मेकअप के बारे में एक कंसेप्ट कि जी मेकअप जो भी करेगा उसका स्किन खराब होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल तो फाउंडेशन वाले सनब्लॉक आए हुए हैं, आजकल फाउंडेशन वाले मॉइस्चराइजर्स आए हुए हैं। तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स का अगर सिलेक्शन करेंगे तो उससे आपका स्किन बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। इसमें एक जरूरी बात यह है कि मेकअप करते हुए, मेकअप करने के बाद, किसी इवेंट के बाद रात को मेकअप में सोना नहीं है, तो उसको वॉश ऑफ करके ना। जी चलें, ये एक अच्छी बात पता चल गई। अब डॉक्टर साहब यहाँ से हम क्योंकि आपने जो चीज़ें बताई हैं, अब थोड़ा सा हम इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ते हैं कि कुछ भाई खर्चा कंट्रोल भी तो होना चाहिए। अब स्किन को बेहतर करने के लिए कुछ विटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे विटामिन सी एक बड़ा फैक्टर है आपको गोरा करने के लिए। हमारे यहाँ तो गोरी बहू ढूंढी जाती है, बेटे को तो कोई देखता भी नहीं है कि माशाल्लाह से वो कितना खूबसूरत है, बहू गोरी चिट्टी चाहिए। तो ख़वातीन जो है मोस्टली ऐसा नहीं है कि लड़कों को गोरा नहीं होना, हमें भी होना है, लेकिन ख़वातीन के अंदर ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इसलिए पाई जाती है कि उनकी मजबूरी भी है, उन्हें सांस ने भी देखने के लिए आना है होने वाली। तो कोई ऐसा तरीक़ाकार बताएं फ्रूट्स के ज़रिए, वेजिटेबल्स के ज़रिए, जहाँ से हम ये वाइटामिन एक्सट्रैक्ट कर सकें बनिस्बत इसके कि इतना महंगा प्रोडक्ट अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाए। तो अब जैसे आपने फाउंडेशन का जिक्र किया, जिन फाउंडेशन की आप बात कर रहे हैं वो 16-17 हज़ार रुपये से तो उनकी स्टार्टिंग प्राइस है सर।
जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जिक्र किया विटामिन सी के रोल का फेयरनेस के अंदर जी। और उसको कैसे हम रोजमर्रा के इस्तेमाल, आपने सिलेक्शन करनी है उन फ्रूट्स और उन चीजों की जिसमें विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है। मैं मिसाल देता हूँ अमूमन लीमू की। लीमू तकरीबन हर बंदे के दस्तरस में है। लीमू और बाकी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो रसदार फल हैं, माल्टा, कीनू, मौसम्बी, अनार वगैरह अपने सीजन में, तो उनका इस्तेमाल जो है ना वो स्किन को फ्रेश ज्यादा रखता है और विटामिन सी उसमें वाफर मिकदार में पाया जाता है। बेसिकली विटामिन सी का रोल व्हाइटनिंग में है और भी बहुत सारी चीजें हैं व्हाइटनिंग में जिसका रोल है। और अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम अमूमन वो वाले प्रोडक्ट्स अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें टायरोसिनेज इनहिबिटर्स हों। आपने बड़ा नाम सुना होगा अल्फा आर्ब्यूटिन का, आजकल इसका बड़ा क्रेज है। इसका बहुत अच्छा रोल है फेयरनेस के अंदर। अच्छा। तो सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल डेली रूटीन में आप करेंगे तो स्किन फ्रेश रहेगी। इसके अलावा भी विटामिन सी का स्किन के अलावा भी बाकी बड़ा रोल है जी। कोलेजन प्रोडक्शन में बड़ा रोल है, एंटी एजिंग में रोल है इसका। अच्छा, आपने प्रोडक्ट्स की तो बात की, लेकिन आजकल स्किन प्रोसीजर्स बहुत सारे मुतारिफ करा दिए हैं। कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर ये प्रोसीजर्स होते हैं जिसको आप रेकमेंड करेंगे? जी, ये तो बड़ा आपने एक ब्रॉड उसमें एक सवाल किया कि प्रोसीजर हम अमूमन वो रिकमेंड कर एज ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट करता है जिस डिजीज इश्यू के साथ। अब कोई मिडिल एज लेडी है तो उसको एजिंग का मसला या मिडिल एज का कोई भी बंदा मेल हो या फीमेल हो उसको एजिंग का इशू होता है। अच्छा, डॉक्टर साहब की आवाज़ जो है वो थोड़े से इस वक्त गुम हो गई थी। अभी हम दोबारा जो है उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो अफशा, आप मुझे बताइए कि ये जो कोरियन ग्लास स्किन है ये बीटीएस देखने के बाद से आई है? मतलब ये जो बीटीएस के जितने भी गाने जाने वाले लड़के हैं। हाँ, अच्छा, हमारे साथ दोबारा राब्ता बहाल हुआ है डॉक्टर शम्स का। डॉक्टर शम्स, आप हमें बता रहे थे स्किन प्रोसीजर्स के हवाले से। जी जी जी, दो मुख्तलिफ सवाल आए, प्रोसीजर्स का भी और कोरियन ग्लास स्किन का भी। वो तो हो गया, कोरियन ग्लास स्किन तो आपने वाइंड अप कर दिया। जी 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 जी, अब आप कोरियन ग्लास स्किन की बात करना चाह रहे हैं? नहीं, ग्लास स्किन तो आपने एक्सप्लेन कर दिया बड़े अच्छे तरीके से। अब ये जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि एक हीफू के नाम से आ रहा है, एक ड्रिप्स आ रही हैं अलग अलग तरह की, पीआरपी है। बिल्कुल, हाइफू का नाम बहुत ज्यादा आजकल जुबान ज़ुबान है और इसके अलावा विटामिन के ड्रिप्स हैं, कोलेजन के टैबलेट्स और कैप्सूल्स हैं। कोलेजन पे मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था। कोलेजन आपकी बॉडी का, आपकी स्किन को, आपके बोन्स को, आपके मसल्स को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ देने वाला एक प्रोटीन है जिसकी उम्र के साथ साथ कमी आती जाती है। यानी कि 20 साल के बाद हर साल 1% कोलेजन प्रोडक्शन कम होता है आपकी बॉडी में। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए जिसमें आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी एक प्रोसीजर है, उसको नॉर्मल के जानते हैं लोग जानते हैं। ये प्रोसीजर अपने वाइटमिन और विटामिन ड्रिप्स की बात की। विटामिन ड्रिप्स वेरी ऑनेस्ट, अनफॉर्चुनेट एक इसको जरूरत हो ना हो तो एडवाइस कर दिया जाता है अमूमन, क्योंकि मैं इसको बहुत गलत समझता हूँ। क्योंकि जिन विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो वो उसके और भी आसार होते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि एक आई होप मेरी आवाज आ रही है। जी जी जी, अब क्लियर, मेरी आवाज आ रही है जी, अब आ रही है। आप क्लियर। जब किसी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसके मैंने बताया और भी आसार आते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आपके बाल गिर रहे हैं या आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इतने वाफर मिकदार में गैर जरूरी विटामिन सोचना ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है और लॉजिकल नहीं है। इसी तरह कोलेजन की बात जब करते हैं हम, तो कोलेजन के कैप्सूल्स और ड्रिंक्स को आजकल बहुत ज्यादा प्रोमोट किया जा रहा है। कोलेजन एक प्रोटीन है जैसे बाकी प्रोटीन्स होते हैं। सपोज एग वाइट के अंदर एल्ब्यूमिन पाया जाता है, इसी तरह बायोटिन है और भी प्रोटीन्स हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी प्रोटीन खाते हैं, वो जब हमारे स्टमक के अंदर जाता है तो हमारे स्टमक के एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करके बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर हम कोलेजन भी खाते हैं तो कोलेजन जाके जो प्रोटीन के बेसिक यूनिट्स है अमाइनो एसिड
उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप कोलेजन खाएं या पिए, अब आप एग वाइट का अल्बुमिन खाएं, आप कुछ भी कोई भी प्रोटीन ले, आपके इंटेस्टाइन में जाके उसकी तोड़ फोड़ कर देनी है और उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देना है, और अमाइनो एसिड फिर एब्जॉर्ब होते हैं आपकी बॉडी में। तो कोलेजन पे बहुत सारे पैसे जाया करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिलाल शम्स साहब, आप हमारे साथ थे और आपने बड़ी ज़बरदस्त वो बताई, जो वो इबहाम जो थे लोगों के जहन में, उन्हें क्लियर किया कि जो ड्रिप्स हैं विटामिन की, ये लगाना जो है वो मुनासिब नहीं है। मेडिकली जो है वो आपने इसे साबित भी किया कि भाई आपके पास जब कोई प्रूफ ही नहीं है कि कितनी कमी है आपकी बॉडी में, तो आप लगा भी नहीं सकते। और इसी के साथ जो है वो नाजरीन, हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह मंडे के रोज़ आपसे मुलाकात होगी। आप भी वीकेंड मनाइए, हम भी वीकेंड मनाते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कराची में बारिश हो जाए। अल्लाह करे। और आज बूंदाबांदी भी हो रही थी, तो उम्मीद है कि अब बारिश हो बस जाए। ये उम्मीद करते हैं, और उम्मीद पर दुनिया कायम है और दुनिया बोल है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।